सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज मिलने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर 2 का। तो एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही ये हेल्पफुल होने वाला है। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं और कौन से क्वेश्चन आने का संभावना है। तो ये सब कुछ अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो आज जो हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे 2015-17 का क्वेश्चन समझेंगे कि 15-17 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि द पर्पस ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन इज, यहाँ पे समझिए कि शिक्षा के क्षेत्र में माप किस प्रयोजन के लिए, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में माप किस प्रयोजन के लिए। पहला हमारा ऑप्शन है छात्र के बारे निर्णय करती है, अगर निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करती है, ठीक है। और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन कैन बी यूज टू, मापन और मूल्यांकन उपयोग किया जाता है तो किस चीज़ के लिए? छात्रों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षण के अनुक्रम तथा क्षेत्र में विकास करने के लिए, या फिर ऑप्शन आपका है असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, या फिर डी आपका है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जो मेजरमेंट, जो मूल्यांकन इवल्यूशन का जो काम होता है ये सब चीज़ के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हमारा an attitude scale that provide a range of choices but each issue is end, मतलब अभिवृत्ति मापन हर मुद्दे के बारे में एक विकल्प की एक सीमा प्रदान करता है। यह है क्या है? वैकल्पिक मापन, लाइकर्ट स्केल, या फिर फोर्स चॉइस स्केल, या फिर निर्णायक मापन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा निर्णायक मापन। देखिए, अगर अभी आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ें और स्पेशली अभी तक आप देखे होंगे इवैल्यूएशन का ही क्वेश्चन है, तो इवैल्यूएशन वाला जो पोर्शन है, इवैल्यूएशन हो गया, ठीक है, आकलन, मापन, मूल्यांकन, वैधता, तो ये सब जितना भी टॉपिक है इसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव आया अभी तक वहीं से मूल्यांकन से ही क्वेश्चन है और स्केल से, तो इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है कि द पर्पस ऑफ ग्रेड इज टू, मतलब ग्रेड किस प्रयोजन के लिए? आपके बच्चे कितने स्मार्ट हैं उसके बारे में माता पिता को सूचित करना, शिक्षकों को छात्रों की क्षमता का न्याय करने की अनुमति देना, या फिर छात्रों को कठिन काम करने में अपमानित करना, या फिर एक छात्र की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रख के आंसर करना, आपको बच्चे को सर्वे सर्वा मानना। एकदम ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर अच्छे से चैप्टर को समझे हो, इस पेपर को समझे हो, अगर या सीडीपी को समझे हो, तो आपको एकदम माइंड में बच्चा को ना सेंटर में रखना और बच्चा के बारे आपको ओवरऑल समझना है कि बच्चा क्या सोचता है, बच्चा के लिए क्या अच्छा है, आपको वो सोच के हमेशा आंसर करना है। तो देखिएगा, पेडागोजी का 90% क्वेश्चन ना आपका सही होने वाला है। मैं बोलती हूँ 90% 95% आपको सही, बच्चा को आपको सर्वे सर्वा मानना है, मतलब बच्चा ही है, जो है आपका बच्चा ही है, तो आपको बच्चा को सब कुछ मानना, मतलब बच्चा को सेंटर में रख के आपको बच्चा के बारे सोचना। तो यहाँ पे क्या कि एक छात्र की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करना, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, इफ अ टेस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड, एवरेज एंड वीक स्टूडेंट, द टेस्ट इज सेड टू एग्जिबिट विच प्रॉपर्टी, मतलब एक परीक्षण अच्छा, औसत और कमजोर छात्रों के बीच अंतर बताता है, तो वो परीक्षण कौन सा गुण दर्शाता है? आपका वैलिडिटी है, या रिलायबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन है। देखिए, पहला चीज़ तो हमारा वैलिडिटी होगा नहीं, ठीक है, एक बहुत ही एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये एकदम। दूसरा कि रिलायबिलिटी भी नहीं होगा। ऑब्जेक्टिविटी मतलब निष्पक्षता, आपको निष्पक्ष भाव से आपको क्या करना है, बच्चों को आपको क्लास में देखना है, आपको कहीं भी पार्शलिटी नहीं करना, ये सब तो आपको क्लास में करना नहीं है, आपको क्या करना है, निष्पक्ष भाव से देखना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निष्पक्षता, मतलब ऑब्जेक्टिविटी इसका आंसर हो जाएगा। और भेदभाव तो ये तो करना ही नहीं, अगर जहाँ भी ये आ जाएगा ऑप्शन, ये आपको एकदम पहले ही खत्म कर देना, इरेज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं,
डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द केस ऑफ, निम्नलिखित के मामलों में हाँ का कठिन स्तर चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, नियोजन परीक्षण, प्लेसमेंट टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, मापदंड संदर्भित परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसमेंट टेस्ट। ठीक है, देखिए जो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, आपका 10 ऑब्जेक्टिव में 8 से 9 ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा रहेगा कि आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन 1 और 2 ऑब्जेक्टिव ही होता है ना जो थोड़ा सा आपको और डीप पढ़ना पड़ता है चैप्टर, तब आप उसको कर पाते हो, तो आपको उसको भी रेडी कर लेना। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता के रूप में आप एक अध्यापक के शैक्षिक निष्पादन का मूल्यांकन करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आपका ये होमवर्क है, आप इसको करके आना है, क्योंकि मैं इसका आंसर बहुत फाइंड आउट करने की कोशिश करी, मुझे मिला नहीं, तो इसका आंसर आपको करना है और कमेंट में आपको आंसर भी करना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, अ टीचर इंश्योर द कवरेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट विद द हेल्प ऑफ अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब समझिए ब्लूप्रिंट क्या होता है, पहले इसको ब्लूप्रिंट समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट इज इंश्योर्ड थ्रू दिस प्रोसेस। एक अध्यापक एक रूपरेखा की सहायता से उद्देश्य और विषय वस्तु का आच्छादन सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा परीक्षण की कौन सी विषय, देखिए पहले ना ब्लूप्रिंट समझिए कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। आप ऐसा समझिए कि कोई अगर एक अपना घर बनाता है तो घर बनाने से पहले क्या करता है, एक स्ट्रक्चर रेडी करता है, तो जो स्ट्रक्चर रेडी करता है, जो नक्शा रेडी करता है, उसी को क्या बोला जाता है, ब्लूप्रिंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वैलिडिटी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वैलिडिटी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं 9 नंबर कि विद्यार्थियों की विशेष क्षमताओं का माप किस परीक्षण से होता है। जो विद्यार्थियों का जो विशेष क्षमता होता है उसका माप किस परीक्षण से होता है, जिन्हें उनकी भाव निष्पक्षता का पूर्वानुमान करने के लिए आधार बनाया जा सकता है, जैसे उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या फिर अभिरुचि परीक्षण। देखिए तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, आगे समझिए। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सतत आकलन से संबंधित नहीं है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। देखिए बहुत लोग यहाँ पे कि सतत आकलन पूछे, चलो अब सतत आकलन हम लोग देखने लगते हैं। तो सीसी जो है, सीसी है वो भी बहुत जरूरी है, मतलब कि जो सतत आकलन है, अब यहाँ पे समझिए कि अध्यापक विषय सामग्री, कौशलों, मूल्यों, अभिवृत्तियों इत्यादि का मूल्यांकन करता है। अध्यापक आंतरिक परीक्षणों के जरिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन अंत में करता है। अध्यापक प्रत्येक परीक्षण के बाद समय समय पर और अंत में भी परीक्षण करता है। अध्यापक विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि अध्यापक आंतरिक परीक्षणों के जरिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन अंत में करना। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कितना होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा 10 होता है और कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से आपको ऑब्जेक्टिव करना है, क्योंकि जो मार्क्स हमारा आता है ना, ऑब्जेक्टिव से ही मार्क्स आपको बीएड में मिलता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन की शॉर्ट में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए शॉर्ट में आपको क्या करना है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, आपको 5 क्वेश्चन करना है 4 मार्क्स के लिए, मतलब 20 मार्क्स के लिए, और प्रश्न का उत्तर कितना होता है, 200 शब्द में होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानक संदर्भित एवं मापदंड संदर्भित, मतलब कि नॉन रेफरेंस टेस्ट और जो होता है रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ये ना बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब, और ये बहुत हाईलाइटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि नॉन डिफरेंट एंड क्राइटेरियन डिफरेंस। ठीक है, तो इसको आपको करके जाना है, मतलब मानक संदर्भित और मापदंड संदर्भित। नेक्स्ट हमारा है यूज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, मतलब सामान्य संभवतः कर्व आपको करके जाना है, ये क्वेश्चन है, और उसका गुण बताना है। मूल्य निर्धारण, मतलब कि रेटिंग स्केल क्या होता है उसको, ये आपका मूल्यांकन जो टॉपिक है ना, मूल्यांकन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको करना ही करना है, क्योंकि सीटेट के लिए भी आपका ये आपका इम्पॉर्टेंट है। एक परीक्षा इकाई कठिनाई स्तर हो उसका निर्धारण, तो आपको ये बताना है कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ टेस्ट आइटम, कि टेस्ट आइटम कैसा होना चाहिए। मेनली इसका क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन का मतलब कि टेस्ट आइटम कैसा होना चाहिए और इसका कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए, तो ये आपको बताना। ठीक है, ये हमारा 4 क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग समझते हैं
फिफ्थ क्वेश्चन है यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन इन अ क्लासरूम सिचुएशन। देखिए एसडी और जो क्यूडी है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ना क्वेश्चन भी आता है कैलकुलेशन 14 मार्क्स के लिए या फिर 8 मार्क्स के लिए, तो आपको इसको अच्छे से करना है। तो अभी क्या हम लोग समझेंगे यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम लोग समझते हैं समेटिव इवैल्यूएशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव की समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज एंड इम्पॉर्टेंस एंड एट क्वेश्चन है विश्वसनीयता तथा इसका मापन मतलब रिलायबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमको करना कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करना है। 5 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिया हुआ है और कितना मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा आंसर एनी 5 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स। तो 4 मार्क्स के लिए आपको करना है 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स के लिए। तो कम से कम आपको यहाँ पे 2.5 से 3 पेज आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट अब समझते हैं लॉन्ग पार्ट सी, किसमें क्या करना है, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 600 शब्द प्रति अनुसार दे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है 10 मार्क्स के लिए मतलब 40 मार्क्स के लिए। और देखिए कैसे नंबर ये हुआ, देखिए यहाँ पे क्या कितना मार्क्स के लिए आप लिखे 40 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स है 20 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन कितना किया 20 मार्क्स, कितना हुआ 80 मार्क्स टोटल। तो इस तरीके से हमारा क्या है डिवाइड होता है 80 मार्क्स वाला पेपर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब आपको यहाँ पे मेनली क्या करना है वैलिडिटी को आपको डिफाइन करना है कि वैलिडिटी क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको करके जाना है। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा अक्षय अधिगम के संदर्भ में आंतरिक मूल्यांकन के लाभ तथा हानियों की विवेचना करी। मतलब सिंपल सा इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको आंतरिक मूल्यांकन के बारे में बताना है। ये इसका लेक्चर बहुत ही अच्छा लेक्चर आपको चैनल में मिल जाएगा, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देखना, आपको आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन का बहुत अच्छा आपको लेक्चर एक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवलोकन तकनीक की सहायता से उसकी अवधारणा प्रकार एवं आकलन की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें। मतलब आपको सिंपल सा इस क्वेश्चन का मतलब कि सीसीई को मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है बहुत अच्छे से। इसका आपको अर्थ लिखना है, परिभाषा लिखना है, आवश्यकता लिखना है, इंपॉर्टेंस लिखना है, तो आपको ये करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता और महत्व की व्याख्या करें। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको मूल्यांकन को डिफाइन करना है कि मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, इसका क्या नीड है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको पूरा मूल्यांकन को यहाँ पे क्या करना है डिफाइन करना। ठीक है, 8 क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी था, ठीक है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन का महत्व लिखना था, ऐसा कुछ था। और अभी यहाँ पे देखिए पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 10 मार्क्स में दिया हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसको यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, होप आपको इतना आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जनरली आप अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो आपको इवैल्यूएशन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन, इवैल्यूएशन से, असेसमेंट से, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मूल्यांकन, समेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, तो आपको ये सब अच्छे से करके जाना। ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको करना ही है, जैसे इवैल्यूएशन चैप्टर आपको अच्छे से करके ही जाना। तो होप आपको इतना में आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे दूसरे सेशन का, दैट इज 15-17 का भी हम लोग समझे। हम लोग 16-18 सेशन का समझेंगे कि 16-18 में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से है। और चैनल में बने रहिए, आपको इसी तरीके का आपको लेक्चर मिलते रहेगा। थैंक यू।